नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किंग विलियम अलेक्जेंडर और पीएम रॉब ज़ेटेन के साथ करेंगे मुलाकात। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, एआई और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में हो सकते हैं महत्वपूर्ण समझौते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स में हुआ शानदार स्वागत। पीएम को देखकर अभिभूत हुआ भारतीय समुदाय। मोदी मोदी के नारों से गूंजा द हेग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल में जाति प्रमाण पत्रों की होगी दोबारा जांच। शुभेंदु सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को दिया पुनः सत्यापन का निर्देश। 2011 से अब तक 1.69 करोड़ जाति प्रमाण पत्र हुए जारी। और थाईलैंड ओपन में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। मलेशियाई जोड़ी के साथ होगा सामना। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दो टूक सामने आई है। दिल्ली के सेना संवाद मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। आर्मी चीफ ने कहा है कि आतंक को पनाह दी तो भुगतना होगा अंजाम। साफ तौर पर यह दो टूक पाकिस्तान को उन्होंने दी है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा है कि भूगोल और इतिहास से मिट जाएगा पाकिस्तान। बड़ी चुनौती देते हुए और साफ तौर पर बड़ी दो टूक जो है वो सामने आई है। पाकिस्तान को तय करना होगा अपना भविष्य। नागरिक सैन्य संवाद में सेना प्रमुख की हुंकार नजर आई है। पाकिस्तान को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर बहुत कुछ जो आज तक देखने को मिला है, उसमें अब पाकिस्तान को देखते हुए ये बड़ी बातें जो है, ये बड़ी जो दो टूक है वो कही है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दो टूक सामने आई है। सेना संवाद मंच से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान की जो नीतियां रही और जिस तरह से आतंकवाद को किस तरह से पाकिस्तान ने पनपाया है, उसको लेकर ये बड़ी दो टूक साफ तौर पर नजर आई है। और जैसा कि हमने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लेकर लगातार अब तक लगातार जो स्थितियां रही हैं पाकिस्तान की, उस पर बड़ा और करारा प्रहार किया है आर्मी चीफ ने। आतंक को पनाह दी तो भुगतना होगा अंजाम, ये कहना है आर्मी चीफ का, उपेंद्र द्विवेदी का। और उन्होंने इसके अलावा भी कहा है कि भारत के खिलाफ साजिश पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। भूगोल और इतिहास से मिट जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को तय करना होगा अपना भविष्य। अपनी नीतियों में बदलाव अगर पाकिस्तान नहीं लाता तो जो परिणाम है वो भुगतने पड़ सकते हैं और इसकी जो भारी कीमत है वो पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंक का वो पनाहगाह बना और उसके बाद जिस तरह से आतंकवाद को उसने बढ़ावा दिया, और पाकिस्तान की जो स्थिति है पूरे विश्व में किसी से छिपी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जिस तरह से भारत ने जो लगातार वैश्विक स्तर पर, वैश्विक पटल पर जो बात रखी है और किस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुआ भारत नजर आया है, उस पर आर्मी चीफ ने साफ तौर पर ये दो टूक कही है। और इन्होंने जो कुछ कहा है हम आपको वो भी सुनवाएंगे। और आइए आपको सुनवाते हैं कि सेना प्रमुख ने क्या कहा है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. तो सुना आपने क्या कुछ कहा यहाँ पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। साफ तौर पर पाकिस्तान को दो टूक और पाकिस्तान की जो नीतियां रही हैं उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर जो कड़ा प्रहार है वो करते हुए नजर आए हैं और तमाम बड़ी और अहम बातें उन्होंने यहाँ पर की है। विशाल बैरिस्टो हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विशाल, तमाम बड़ी बातें और एक तरफ से हम देखें तो जिस तरह से ये दो टूक पाकिस्तान को लेकर कही है, सीधे तौर पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए एक बार फिर से इस तरह की जो बानगी है वो नजर आई है। क्या बड़ा अहम संदेश यहां से देते हुए नजर आए हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी?
देखिए गौरव, ये हम सब जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया गया है और ये पहली बार नहीं है जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। 3 अक्टूबर 2025 को भी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बात कही थी कि अगर पाकिस्तान को दुनिया के मानचित्र पर बने रहना है तो उसे आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद करना होगा, भारत में घुसपैठ बंद करनी होगी। और आज फिर उन्होंने ये बात दोहराई है और पब्लिक के लिए एक बहुत बड़ा अश्योरेंस कि भारत जो है वो अब किसी भी तरह की हिमाकत बर्दाश्त नहीं करेगा। ये न्यू इंडिया है जो घर में घुस कर मारता है और वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया गया है और भारतीयों को भी एक अश्योरेंस जनरल द्विवेदी की तरफ से कि भारत और भारत के लोग पूरी तरह से सुरक्षित है। भारतीय सेना जो है वो हमेशा तैनात रहे, तैयार है, तैनात है किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए। तो ये दूसरी बार जो स्टेटमेंट आया है और आपने सुना होगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं और ये तब बोला था जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जब सर क्रीक के आसपास पाकिस्तान की घुसपैठ बढ़ गई थी। सर क्रीक एक ऐसा इलाका है जो भारत के गुजरात को और सिंध के पाकिस्तान को अलग करता है। ये एक एस्चुरी है जो दोनों देशों को बांटती है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और उसकी जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। गौरव, ऐसे में विशाल, साफ तौर पर ये जो संदेश है वो बहुत बड़ा है और पाकिस्तान को इस तरह की नसीहत हमने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी देखा कि तमाम सफलता भारत के हाथ लगी। ऐसे में इस तरह का जो स्थितियां अभी पनपी हुई हैं पाकिस्तान में साफ तौर पर जो नजर आ रही है, क्या इस तरह का जो संदेश है वो पाकिस्तान को एक बड़ा जो सबक है वो सिखाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है? और इसके अलावा भारत की किस तरह की अब रणनीति है रक्षा क्षेत्र को और ज्यादा मजबूत करने की? क्या बड़ा और क्या कुछ इन्होंने कहा है यहाँ पर? देखिए गौरव, ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहले से भी हम लगातार आत्मनिर्भरता पर जोर देते रहे हैं। हमारी फौजों को हमेशा तैयार रहना होगा, लेकिन अपने हथियारों के बल पर। और इसीलिए बहुत ज्यादा हमने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मनाया पिछली बार और अभी भी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल लगातार हम इम्प्रोवाइज करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह दुनिया की स्थिति बनी हुई है, पहले रूस और यूक्रेन की लड़ाई और अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई जिस तरह से और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में हमें अपनी तकनीक पर ज्यादा भरोसा करना होगा, हमें दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं रखना होगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक बहुत बड़ा हमारे को सबक भी दिया कि टू फ्रंट वॉर के लिए हमें हमेशा तैयार रहना होगा। चीन इस बात को मान भी लिया है कि उन्होंने पाकिस्तान। विशाल, आपको रोकना चाहूंगा, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनवा दें कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है। उसके बाद फिर विशाल मैं आपके पास वापस आता हूं। सबसे पहले एक बार फिर से सुनवाते हैं अपने दर्शकों को क्या कुछ कहा है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. तो सुना आपने कि उपेंद्र द्विवेदी ने क्या कुछ कहा है। विशाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, साफ तौर पर जो नसीहत पाकिस्तान को दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो अभी भी उस तरह से नहीं देखी गई हैं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ी चोट पाकिस्तान को पहुंचाई थी। बड़ा जो एक कह सकते हैं कि हम कि जो कमबैक जो भारत ने किया था, और लेकिन उसके बाद अभी जो मौजूदा स्थिति है वो पाकिस्तान की क्या कहती है? क्या अभी आतंकवाद के लिए जो कमर तोड़ जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, क्या अभी और भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं जहां पर जो भारत है वो अपनी मजबूती पूरे वैश्विक पटल पर एक बार फिर से दर्ज कराता हुआ नजर आएगा? देखिए गौरव, सबसे पहले मैं ये जब जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो बयान दिया है उसको मैं दोहराना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान नहीं रुकता ऐसी हरकतों से तो उसको ये तय कर लेना होगा कि उसको भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना है कि नहीं। यानी कि भारत ने साफ कर दिया है कि अब की जो लड़ाई होगी वो जबरदस्त होगी और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा, हम पूरी तरह से पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर देंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जब अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले और पूरी दुनिया में अपने ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजे, तब उन्होंने साफ कहा था हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन अब आगे आतंकी ठिकानों पर हमला नहीं होगा, पाकिस्तान से सीधी हमारी लड़ाई होगी। अभी हमने सिर्फ टेरर कैंप्स को निशाना बनाया है और जिस तरह से नूर खान बेस जो मेन एयरबेस है पाकिस्तान का, उस पर भी हमने अंदर घुस के मारा है, तो पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक वीक डेमोक्रेसी है, वहां पर कभी भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज या गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं रहता। ISI और
आर्मी जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। और जिस तरह से तेजी से स्थितियां बदल रही है, वेस्ट एशियन क्राइसिस बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में जब इकोनॉमीज वीक हो रही हैं तो ध्यान बटाने के लिए पाकिस्तान बार बार इस तरह के घुसपैठ फिर से करवा सकता है, क्योंकि सेना सरकार के कंट्रोल में नहीं है पाकिस्तान की। तो ऐसे में भारत को हमेशा तैयार रहना होगा, और इसलिए हमारे सेना प्रमुख का ये बयान कि पाकिस्तान को अगर दुनिया के मानचित्र पर बने रहना है तो उसे ऐसी हिमाकत करने से बचना होगा। लेकिन हमने देखा इतिहास के अंदर भी 47 से लेकर अब तक हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, और 71 की लड़ाई में एक डिसाइसिव विक्ट्री थी इंडिया की, उसके बावजूद भी कारगिल हुआ। ऐसे में हमें हमारी फौजों को तैयार रहना है, और हमारे जो सेना प्रमुख है उनका ये बयान ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अपनी सेनाओं के लिए भी है और भारतवासियों के लिए भी है कि हमें तैयार रहना होगा और हमेशा एक्शन रेडी मोड में रहना होगा। बिल्कुल विशाल, साफ तौर पर, और इसी के लिए ये जो बड़ी बानगी है वो नजर आ रही है, और यहाँ से जो उन्होंने कहा है ये बड़ा संदेश देता है पाकिस्तान को और आतंक को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए, विस्तार से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स में है। एम्स्टरडैम के शिफोल हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का बेहद गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री का अभिनंदन रियर एडमिरल लुडगर ब्रुमेलर ने किया। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेडसन भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और देश के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड्स के द हेग में भव्य स्वागत हुआ। होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। भारत और ओमान के बीच प्राचीन समुद्री और व्यापारिक संबंधों को उजागर करने के लिए प्राचीन व्यापार मार्ग INSV कौंडली की यात्रा जो शीर्षक से एक विशेष कार्यक्रम का सह आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई स्थायी प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के सदस्यों ने हिस्सा लिया। साथ ही इसमें INSV कौंडिया के नाविकों ने भी हिस्सा लिया और हाल ही में किए गए समुद्री अभियान का प्रदर्शन किया, जिसमें हिंद महासागर के प्राचीन व्यापार मार्गों की तलाश की गई। दरअसल इस आयोजन में प्राचीन भारतीय सिलाई तकनीक से बने जहाज INSV कौंडनिया की ऐतिहासिक यात्रा और समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम ने समकालीन समुद्री शासन और मानवता के एक साथ जुड़ने, साझा करने और समृद्ध होने के प्रयासों के महत्व को भी दोहराया। बता दें कि इस जहाज का निर्माण सितंबर 2023 में शुरू हुआ था और इसे फरवरी 2025 में गोवा राज्य में लॉन्च किया गया था। सिक्किम के 50वें राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि राज्य स्थापना दिवस पर मेरे सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के विकास में सिक्किम के योगदान को हम अत्यंत महत्व देते हैं। राज्यवासियों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए ये अवसर ऐसे समय में आया है जब सिक्किम अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। कुछ दिन पहले मुझे सिक्किम के लोगों के बीच समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
सिक्किम में मुझे जो स्नेह मिला वो मेरी स्मृति में हमेशा रहेगा। केंद्र सरकार आने वाले समय में भी सिक्किम के विकास में सहयोग जारी रखेगी। और वहीं आपत्तिजनक बयान मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किल बढ़ गई है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विधाननगर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। अभिषेक बनर्जी पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने, डीजे बजाने को लेकर विवादित टिप्पणी करने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ यह शिकायत महेश तला, हरिण घाटा और नंदीग्राम की चुनावी सभाओं की वीडियो क्लिपिंग्स के आधार पर दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित एम्स में डॉक्टरों ने बड़ी मेडिकल उपलब्धि हासिल करते हुए मरीज के चेहरे से 1.8 किलोग्राम का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाल दिया है। बिहार के पश्चिम चंपारण में रहने वाले 53 वर्षीय इस मरीज को पैरोटिड ग्रंथि का विशाल ट्यूमर था, जो कई सालों से लगातार बढ़ रहा था। इस गंभीर बीमारी के कारण मरीज के चेहरे पर विकृति आ गई थी और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अस्पताल के ईएनटी और एनेस्थीसिया विभाग की संयुक्त टीम ने क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल जांच के बाद रेडिकल पैरोटिडेक्टोमी नामक जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। डॉक्टरों के अनुसार 1.8 किलोग्राम वजन का ये ट्यूमर अब तक दर्ज किए गए सबसे बड़े पैरोटिड ट्यूमर मामलों में से एक है। और वहीं केंद्र सरकार ने आज से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की नई दरें अधिसूचित कर दी गई हैं और इसके तहत पेट्रोल निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगेगा, जिसमें पूरा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED होगा और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 0 रहेगा। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 16.5 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है। वहीं जबकि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF के निर्यात पर 16 रुपये प्रति लीटर केवल SAED के रूप में वसूला जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इन बदली हुई दरों का आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार दरों में बदलाव कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF की औसत कीमतों के आधार पर हर 15 दिन में इन दरों की समीक्षा करती है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों की वापसी का सफर पिछले एक दशक से जोर पकड़ रहा है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खोई हुई कलाकृतियों को वापस लाने का अभियान शुरू हुआ है और अब तक 666 वस्तुएं भारत को लौटाई जा चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली और थाईलैंड जैसे देशों ने इन धरोहरों को भारत को सौंपा है, जिसमें हर वस्तु भारत की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है। भारत की मिट्टी में जितनी पुरातन संस्कृति, इतिहास और धरोहरें समाई हैं, उतनी शायद ही दुनिया के किसी और कोने में हो। लेकिन सदियों की गुलामी और तस्करी ने हमारी इस धरोहर को बुरी तरह लूटा है। मंदिरों की मूर्तियां, शिल्पकृतियां और अनमोल विरासत की चीजें विदेशों के संग्रहालयों और निजी कलेक्शन में सजती रही हैं। लेकिन भारत की खोई विरासत अब वापस लौट रही है। दुनिया के अलग अलग संग्रहालयों, निजी कलेक्शनों और तस्करों के नेटवर्क में बिखरी भारत की प्राचीन धरोहरों को वापस लाने की मुहिम में मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें अब तक कुल 666 प्राचीन वस्तुएं भारत वापस लाई जा चुकी हैं। ये सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि हर एक कलाकृति भारत की आत्मा से जुड़ी कहानी को लेकर आई है। हाल ही में अमेरिका से पवित्र पुरातन वस्तुओं की वापसी भारत की सभ्यतागत स्मृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्प्राप्ति और संरक्षण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वापस लाई गई कांस्य प्रतिमाओं में लगभग 990 ईस्वी की चोल काल की शिव नटराज प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की शिव और पार्वती की प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की विजयनगर काल की संत सुंदरार और परवई की प्रतिमा शामिल है। मूल रूप से तमिलनाडु के पवित्र मंदिर की ये प्रतिमाएं 20वीं शताब्दी के मध्य में अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाई गई थी। 2016 से लेकर 2023 तक अमेरिका ने भारत को कुल 578 सांस्कृतिक कलाकृतियां लौटाई। यह किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सबसे बड़ी संख्या है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 प्राचीन वस्तुएं वापस आईं।
2021 की यात्रा में 157 कलाकृतियां लौटी और 2023 में 105। ये दिखाता है कि जब नेतृत्व में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प होता है तो खोई हुई धरोहर भी वापस लाई जा सकती है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, सिंगापुर, ब्रिटेन, इटली, थाईलैंड और कनाडा तक के कई देशों ने भारत को उसकी अपनी विरासत वापस सौंपी। 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पहली बार 2 प्राचीन वस्तुएं लौटी। इसके बाद 2015 में कनाडा और जर्मनी से, 2017 और 2018 में अमेरिका और ब्रिटेन से, 2019 में फिर ब्रिटेन से और 2020 में ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन से कई धरोहर वापस लौटी। 2021 में ये सिलसिला और तेज हुआ। ब्रिटेन और कनाडा ने कुछ और वस्तुएं लौटाई, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का रहा, जिसने एक साथ 157 प्राचीन वस्तुएं वापस की। फिर 2022 में ऑस्ट्रेलिया से 29 धरोहरें वापस हिंदुस्तान आई। 2023 में अमेरिका से 105, ब्रिटेन से 7 और इससे एक प्राचीन वस्तु वापस भारत आई। आज भारत गर्व से कह सकता है कि उसकी खोई हुई धरोहरें अब घर लौट रही हैं और ये सिर्फ विरासत की वापसी नहीं बल्कि आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। थाईलैंड ओपन में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। भारतीय जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी के साथ होगा। वहीं इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में सात्विक चिराग ने जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी को 21-12, 21-13 से मात देकर अंतिम 8 में जगह बनाई है। और वहीं आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में डेंगू को लेकर लोगों को जागरूक करने और बचाव के उपाय बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी डेंगू की रोकथाम को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। आखिर सरकार क्या कदम उठा रही है और लोगों को किन सावधानियों की जरूरत है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज देश भर में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद लोगों को डेंगू जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक करना और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना है। डेंगू संक्रमित एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है, जो साफ और रुके हुए पानी में पनपता है। डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रहा है। अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा फॉगिंग, लार्वा नियंत्रण और साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि मच्छरों के प्रकोप को रोका जा सके। डेंगू के मामलों पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अगर क्षेत्र में केसेस बढ़ रहे हो तो वहां पर अर्ली स्टेज पर उन केसेस को कंट्रोल किया जाए। स्टेट्स को एडवाइजरी और रैपिड रिस्पॉन्स सपोर्ट भी इशू किया गया है। सरकार की ओर से लोगों से अपील की जा रही है कि डेंगू से बचाव के लिए सतर्क रहें। घरों के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले और छतों पर रखे बर्तनों का पानी नियमित रूप से बदलें। पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें। मच्छर रोधी क्रीम या स्प्रे का इस्तेमाल करें। विशेषज्ञों के मुताबिक तेज बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, आंखों के पीछे दर्द और कमजोरी डेंगू के प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। खुद से दवा लेने से बचें और समय पर जांच कराएं। अगर आपको किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बुखार का आना, बॉडी पेन होना, वीकनेस फील होना या सर दर्द होना, बॉडी में किसी तरह के रैशेज नजर आना, तो उसको वायरल फीवर समझकर इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर से संपर्क जरूर करना है ताकि उसका समय रहते हुए डायग्नोस किया जा सके। डेंगू जो है ये एक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये एक हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। तो जो इस डेंगू दिवस संकल्प ले, ना अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा होने दे और जो है ना जो है डेंगू को हम फैलने दें। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर संदेश साफ है, सावधानी, स्वच्छता और जागरूकता से ही डेंगू को मात दी जा सकती है। देवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।